टेक की दुनिया में ना इस वक्त एक जबरदस्त हलचल मची हुई है। चीन ने अचानक जापान को कुछ बेहद जरूरी टेक्नोलॉजी भेजना बंद कर दिया है और ये एक ऐसा कदम है जिसने दो बड़ी ताकतों के बीच पहले से जो टेंशन चल रही थी उसे और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। देखिए, इसे सिर्फ एक ट्रेड से जुड़ा फैसला मानना ये एक बहुत बड़े भूल होगी। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ये एक सोची समझी आर्थिक और राजनीतिक चाल है जिसका असर पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर पड़ सकता है। तो सवाल यही है कि आखिर चीन ने ये कदम उठाया ही क्यों? मतलब इस बैन के पीछे असली वजह क्या हो सकती है? चलिए इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि आखिर इस बैन में है क्या-क्या। चीन ने जिन चीजों पर रोक लगाई है ना, उन्हें डुअल यूज गुड्स कहते हैं। इसका मतलब देखिए, बहुत सीधा सा है। ये वो सामान है जो आम जिंदगी में भी काम आता है, जैसे हमारे फोन या लैपटॉप बनाने में, और यही सामान मिलिट्री मकसद के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कोई मिसाइल या ड्रोन बनाने में। और यही डुअल यूज वाली बात इसे इतना जरूरी और कह सकते हैं खतरनाक भी बना देती है। तो इस लिस्ट में क्या-क्या है? देखिए, इसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स से लेकर एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस के पार्ट्स, ड्रोन और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीजें तक शामिल हैं। ये सारी चीजें आज की तारीख में किसी भी देश की इकोनॉमी और सिक्योरिटी की रीढ़ की हड्डी हैं। मतलब इनके बिना काम ही नहीं चल सकता। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या थी? चीन के कॉमर्स मंत्रालय ने ऐलान किया कि ये पाबंदी फौरन लागू होगी। मतलब कोई वार्निंग नहीं, तैयारी का कोई टाइम नहीं, बस एक झटके में सप्लाई पर ताला लगा दिया गया। तो अब सवाल आता है कि भाई आखिर ये सब हुआ क्यों और इसी वक्त क्यों? तो इसके पीछे जो वजह सामने आ रही है ना, वो एक डिप्लोमैटिक विवाद है। देखिए, हुआ ये कि इसी साल जनवरी की शुरुआत में जापान के प्रधानमंत्री सना तकाइची ने ताइवान को लेकर एक बयान दिया और बस उसके कुछ ही हफ्तों के अंदर चीन ने भारी भरकम पाबंदियों का ऐलान कर दिया। सोचिए, एक बयान और उसके जवाब में इतना बड़ा इकोनॉमिक एक्शन। अब चीन का स्टैंड इस मामले में बिल्कुल क्लियर है। वो ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है। इसलिए बीजिंग ने जापानी प्रधानमंत्री के उस बयान को सीधे सीधे अपने अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी माना। और देखिए, ये बैन ही अकेला एक्शन नहीं था। इससे पहले चीन ने अपना विरोध जताने के लिए जापान के एम्बेसडर को बुलाया और फिर अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी कि भाई अभी जापान मत जाओ। मतलब ये तनाव धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा था। तो इस पूरी खींचतान में जापान के लिए दांव पर आखिर लगा क्या है? मतलब इसका असर कितना गहरा हो सकता है? इसे समझने के लिए ना बस एक आंकड़ा काफी है। जापान अपनी जरूरत का करीब-करीब 2/3 रेयर अर्थ मेटल्स सीधा चीन से इंपोर्ट करता है। ये एक बहुत बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है और यही चीज इस बैन को जापान के लिए एक बड़ा खतरा बना देती है। अब ये रेयर अर्थ मेटल्स कोई मामूली चीज नहीं है। अरे, ये तो उन चीजों में इस्तेमाल होते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। हमारे स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, यहाँ तक कि ग्रीन एनर्जी बनाने वाली विंड टर्बाइन्स और देश की सुरक्षा के लिए जरूरी फाइटर जेट्स, सबके सब इन्हीं पर तो निर्भर हैं। तो जाहिर है, एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि इस एक कदम से जापान की पूरी मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन में बहुत बड़ी रुकावट आ सकती है, जिससे उसके बड़े बड़े उद्योगों पर सीधा संकट खड़ा हो सकता है। अब अगर इस एक घटना से थोड़ा जूम आउट करें और बड़ी तस्वीर देखें, तो ये हमें चीन और जापान के बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिश्ते की कहानी बताती है। ये ना एक अजीब सा पैराडॉक्स है। एक तरफ तो ये दोनों देश एक दूसरे के बहुत बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं, इनकी इकोनॉमीज एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं, और वहीं दूसरी तरफ पुराने ऐतिहासिक मुद्दे हैं, बॉर्डर को लेकर विवाद है, जिनकी वजह से टेंशन हमेशा बनी रहती है। मतलब ये रिश्ता दोस्ती और दुश्मनी के बीच एक पतली सी लाइन पर चलता रहता है। इस बीच चीन ने ये साफ कर दिया है कि अगर रिश्ते सुधारने हैं तो टोक्यो को सिर्फ बातें नहीं बल्कि कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। तो ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या इकोनॉमिक ताकत का इस्तेमाल जियोपॉलिटिक्स का नया हथियार बन गया है? क्या अब देश अपनी सप्लाई चेन और टेक्नोलॉजी को एक डिप्लोमैटिक वेपन की तरह इस्तेमाल करेंगे? हो सकता है कि भविष्य की लड़ाइयाँ सरहदों पर नहीं बल्कि फैक्ट्रियों और ट्रेड रूट्स पर लड़ी जाएं।